बहुत घटना। ये 2005 की गर्मियों की बात है। उस समय मैं 15 साल का था और मेरे पिता वो भारतीय रेलवे में वरिष्ठ क्लर्क के पद पर काम कर रहे थे। लेकिन उस दौरान हाल ही में उनका तबादला पश्चिम बंगाल के एक छोटे से स्टेशन गंगाजल घाटी में हुआ था। ये स्टेशन एक सुनसान इलाके में स्थित है, जहां पहले चारों तरफ घना जंगल और शांत वातावरण हुआ करता था। उस दौरान मेरे पिताजी को रेलवे क्वार्टर में रहने का निर्देश दिया गया था। क्वार्टर स्टेशन के पास ही था, पर वो क्वार्टर इस बात का संकेत दे रही थी कि लंबे समय से उस घर को किसी ने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो एक पुराना मकान जैसा था जिसकी दीवारें सफेद चूने से पुती हुई थी, लेकिन जगह जगह पपड़ी उतर रही थी। खिड़कियां लकड़ी की थी, लेकिन इतनी पुरानी कि उन्हें खोलते समय तेज चरमराने की आवाज होती थी, और घर के आसपास बड़े बड़े घास भी उगाए थे। उस घर के अंदर दाखिल होते ही हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और साथ में किसी चीज के सड़ने की बदबू भी। पर पहली बार हमने ये सोचा कि शायद ये सब लंबे समय से घर के बंद होने का नतीजा है, इसलिए इसको लेकर हमने ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि मैं और मेरी बहन माँ के साथ उस घर की साफ सफाई में लग गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। कुछ दिनों तक हमें ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ कुछ असामान्य है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे चीजें बदलने लगी। पिताजी अपने काम में व्यस्त रहते थे और माँ घर के कामों में व्यस्त थी, और मेरी छोटी बहन अनु वो या तो कमरे में खेलती रहती या माँ के कामों में हाथ बटाती। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। ये घटना शुरू में इतनी मामूली थी कि हमने पहले उतना ध्यान नहीं दिया। दूसरे हफ्ते की बात है, माँ रसोई में खाना बना रही थी कि तभी अनु और मुझे किसी जले हुए चीज की बदबू आने लगी। हमने सोचा शायद खाना जल रहा होगा, लेकिन जब हमने माँ से पूछा कि मम्मी क्या जल रहा है, तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय चूल्हा बिल्कुल बंद था। वो गंध हमें कई बार आती थी, खास करके शाम के समय, लेकिन हम ये सोचते थे कि शायद पड़ोस वाले क्वार्टर में कुछ जल रहा होगा। उसी बीच एक रात मैंने अपने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की पर हल्की दस्तक दे रहा है, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि उस खिड़की को खोलते ही सामने एक छोटा सा जंगल था। लेकिन जब खटखटाने की आवाज लगातार आने लगी, मैं थोड़ा घबरा गया, खास करके तब जब मैंने उस खिड़की को खोलकर देखा, क्योंकि वहां कोई नहीं था। ये वाकया हुआ ही था कि तभी मैंने अनु के कमरे से चीख की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज को देखकर डर गई हो। लेकिन जब मैंने उसके पास जाकर देखा तो वो सो रही थी, ऐसे मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। इस मौके पर आकर मैंने अपने माँ को सब कुछ बताना ठीक समझा था, पर उन्होंने मेरी बात पर यह सोचकर यकीन नहीं किया कि शायद मैं अनु को डराने के लिए ये सब बोल रहा हूँ, जो कि हम अक्सर खेलने के दौरान किया करते थे। पर वहीं दूसरे तरफ शायद से माँ को भी उस गड़बड़ी का एहसास होने लगा था, क्योंकि हमारे क्वार्टर का पानी का जो नल था वो कभी कभार अचानक सूख जाता था, और अगर पानी आता भी था तो वो काले रंग का गाढ़ा पानी होता था, जिसमें से अजीब गंदी बदबू आती थी। इतनी गंदी बदबू कि उसे सहन करना मुश्किल था। इसलिए पिताजी ने रेलवे के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उस नल को ठीक करने के दौरान ऐसी कोई समस्या नहीं दिखी जिससे उसमें काला पानी निकलने का कारण पता चल सके। मुझे आज भी वो बात याद है। एक बार नल से इतना गंदा पानी निकला था कि पूरे घर में सांस लेना मुश्किल हो गया था। इसलिए हमने नल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और घर से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक हैंडपंप का इस्तेमाल करने लगे। हमारे घर की बिजली भी अचानक बिना वजह यूं ही झपकने लगी थी। अनु के कमरे में रखे खिलौने कभी कभी अपने आप हिलते नजर आते थे, और साथ ही में कदमों की अजीब आवाज
जिसे सुनकर ऐसा लगा था जैसे कोई चलकर मेरे नजदीक आ रहा है। एक दिन तो ऐसा हुआ जब मैंने खिड़की के शीशे पर किसी और को देखा। दरअसल उस रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरे कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। उसी रोशनी में मुझे खिड़की के शीशे पर कुछ हलचल दिखी। मैंने बाहर देखने की कोशिश की पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं पलटा मुझे शीशे पर एक अक्स नजर आया। अब वो कौन था क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो परछाई कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। वो पल इतना डरावना था कि मैं उसके वजह से पूरी रात सो नहीं पाया। इसके ठीक कुछ दिनों के बाद रात को सोते समय हमें कुछ असामान्य महसूस हुआ। हमें अचानक से लकड़ी के फर्श पर भारी कदमों की आवाज आने लगी। ये आवाजें धीरे धीरे बढ़ती और कभी कभी रुक जाती, जिसके वजह से कुछ दिनों के लिए पिताजी को ये लगा कि वो घर पुराना है, इसलिए शायद ऐसी आवाज आ रही है। लेकिन ये आवाजें अब हर रात सुनाई देने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई हमारे कमरे के पास से गुजर रहा है। मैं कई बार डर के मारे बिस्तर में दुबक कर लेट जाता था। माँ भी अक्सर बहुत डर जाती थी, लेकिन उन्होंने हमारा ख्याल करके कभी अपने डर को जाहिर नहीं किया। पर पिताजी का दिन भर का काम और माँ का घर के रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होना इन सब अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करने का एक तरीका बन चुका था। उसी बीच एक रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे अचानक रसोई से हल्की जलने की बदबू आने लगी, जैसे किसी पुराने बर्तन में कुछ जल रहा हो। हालांकि मैंने रसोई में जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। स्टोव बंद था और सब कुछ वैसा था जैसे माँ समेट कर गई थी। पर उसके बावजूद भी उस गंध का आना मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था, और साथ में मेरी माँ के भी, क्योंकि वो भी अब इन सब चीज़ों पर गौर करने लगी थी। यहाँ तक कि कभी कभार तो मैं भी उन्हें रात में चीखते हुए सुनता था। हालांकि मेरे पूछने पर वो कुछ कहती नहीं थी, पर शायद से उन्होंने भी शीशे पर उस अक्स को देखा होगा जिसे मैंने देखा था। हालांकि मेरी माँ पड़ोस में जो एक दो क्वार्टर थे उसमें रहने वाले परिवार के साथ बातें किया करती थी। शुरुआत में वो केवल सामान्य बातचीत करती थी, खाना, सफाई और बच्चों की पढ़ाई के बारे में। लेकिन एक दिन उन्होंने उनसे घर में हो रही घटनाओं का जिक्र कर दिया। उस अजीब गंध के आने से लेकर भारी कदमों की आवाज तक, यहाँ तक कि उन्होंने पड़ोसी को उन रातों के बारे में भी बताया था जब वो किसी अक्स को देखकर डर के मारे चीख पड़ती थी, जो कि उन्होंने इस उम्मीद में कहा था कि शायद पड़ोसी ने उनकी चीखने की आवाज सुनी होगी। पर मेरी माँ ये सुनकर हैरान रह गई कि उन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं। इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ हमारे क्वार्टर तक ही सीमित था। हमारे आसपास का हर व्यक्ति इन घटनाओं से अनजान था। हमारा अकेलापन और डर अब हमें धीरे धीरे खा रहा था। ये बात जैसे ही माँ ने पिताजी को बताई, पिताजी ने उनके बातों को मानने में देर नहीं किया, क्योंकि तब चलकर माँ को ये पता चला कि पिताजी भी कई दिनों से इन सब चीज़ों को देख और महसूस कर रहे थे। पर उन्होंने ये सोचकर किसी से कुछ नहीं कहा कि वो सब जानने के बाद हमारा क्या हाल होगा। पर माँ से पूरी बात सुनने के बाद पिताजी ने कुछ दिनों के बाद रेलवे से हमारे लिए दूसरे क्वार्टर की सिफारिश की। लेकिन रेलवे क्वार्टर छोड़ना इतना आसान भी नहीं था। पिताजी के पद और नियमों के कारण हमें तब तक वहीं रहना था जब तक नया क्वार्टर खाली नहीं हो जाता। हमें बताया गया कि दूसरे क्वार्टर के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ये जानकर हम सभी निराश हो गए, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। इसके बाद की रातें और भी भयानक होने लगी। हर रात कोई न कोई घटना होती जो हमें अंदर तक झंझोर कर रख देती। इन सब के वजह से एक समय ऐसा आ गया था जब अगर किसी के हाथ से गलती से कुछ गिर भी जाता तो उसके आवाज से सभी डर जाते थे। इसलिए पिताजी ने आखिर में वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गांव के अंदर एक कमरा किराए पर लिया, जब तक कि हमें दूसरा क्वार्टर नहीं मिल जाता।
हालांकि हम उस घर को छोड़कर दूसरे स्थान चले तो गए थे, लेकिन उस डर और घबराहट ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। अब भी जब मैं उस पुराने रेलवे क्वार्टर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में वही पुराना डर और अनजानी छायाएं महसूस होती है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। बहुत घटना। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। ये कोई आम सफर नहीं था, ना ही कोई ऐसी घटना जिसे मैं किसी सपने या भ्रम का नाम दे सकूं। उस रात की यादें मेरे दिल और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ चुकी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी शांत और अंधेरी जगह पर अकेले हैं, लेकिन आपको बार बार ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है, या फिर ऐसा लगा हो कि कोई चीज जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो धीरे धीरे आपके करीब आ रही है। बिल्कुल वैसे ही ये घटना भी एक ऐसी ही रात की है जब मैंने सिर्फ अकेले सफर करने की गलती नहीं की, बल्कि उस सफर में मैंने कुछ ऐसा देखा और महसूस किया जो शायद इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। वो 2017 दिसंबर का दिन था जब मैं कानपुर में अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने गया था। शादी बहुत ही भव्य थी, लेकिन दिन भर की भागदौड़ और शोर शराबे के बाद मैं थक चुका था। लेकिन मुझे उसी रात लखनऊ वापस लौटना था। काम और पढ़ाई के वजह से मैं देर नहीं कर सकता था, इसलिए शादी से जल्दी निकलकर मैंने स्टेशन जाने के लिए ऑटो लिया। ठंड बहुत थी और ऑटो के खुले हिस्से से आती तेज हवा बार बार मुझे कपा रही थी। स्टेशन पहुंचा तो प्लेटफॉर्म पर कुछ ज़्यादा हलचल नहीं थी। इक्का दुक्का लोग यहाँ वहाँ बैठे थे, लेकिन पूरे जगह पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। मैंने घड़ी देखा, पर ट्रेन आने में अब भी 15 मिनट बचे थे। इंतज़ार करते करते मैंने सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए, लेकिन ठंडी हवा में कुछ खाने का मन नहीं हुआ। आखिरकार मैंने पास की दुकान से एक कप चाय खरीदी। चाय का स्वाद भी अजीब सा था, मानो इसे जल्दी जल्दी बनाया गया हो। इसलिए मैंने जैसे तैसे चाय को ख़त्म किया और अपनी माँ को फ़ोन किया। उन्होंने हमेशा के तरह ही संभल कर घर जल्दी लौटने की सलाह दी, इसलिए मैंने भी ये कहकर फ़ोन को रख दिया कि मैं पहुंचकर फ़ोन करूंगा। इसी बीच मुझे ट्रेन की रोशनी दूर से नजर आई और मैं अपने सीट के लिए तैयार हो गया। जब ट्रेन रुकी तो मैंने जल्दी जल्दी उसमें चढ़कर एक खिड़की वाली सीट ढूंढी, जो कि बहुत ही आसान था क्योंकि वो कोच लगभग खाली था। और यही बात मुझे बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि रात के आखिरी ट्रेन में आमतौर पर काफ़ी लोग सफ़र करते हैं, पर उस वक्त मैंने इसे ये समझकर टाल दिया कि शायद कई लोग ठंड के वजह से इससे पहले वाले ट्रेन में चढ़े होंगे। इसलिए मैंने आराम से खिड़की के पास बैठकर अपने बैग को अपनी गोद में रखा और फिर ट्रेन के चलने का इंतज़ार करने लगा। उस कोच की लाइट्स हल्की थी और मुझे अंदर एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी, मानो बहुत दिनों से इस डिब्बे को ठीक से साफ नहीं किया गया हो। उसी बीच मेरी नज़र कोच के दूसरी छोर पर गई, जहां एक आदमी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने चुपचाप बैठा हुआ था, जिसकी सिर्फ अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो उसी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। यानी कि उस आदमी को देखकर मैं ये नहीं कह सकता था कि वो मेरे बुरे सपने का कारण बनेगा, क्योंकि उसको देखकर मैंने सोचा कि शायद वो भी मेरी तरह थका हुआ होगा और अपना सफ़र चुपचाप पूरा करना चाहता होगा। इसलिए मैंने उससे नज़रें हटा ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और प्लेटफॉर्म की रोशनी को पीछे छोड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में बाहर सिर्फ खुला मैदान और घना अंधेरा था। इसी बीच थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई, जिसके वजह से ट्रेन के डिब्बों के अंदर अचानक घुप अंधेरा छा गया था
और फिर कोच की लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगी थी। सुरंग से बाहर निकलते ही मेरी नज़र फिर से उस आदमी पर पड़ी, पर इस बार वो आदमी मुझे पहले से थोड़ा करीब लगा। यानी कि वो पहले जहाँ बैठा था वो वहाँ से हटकर मेरे करीब आ गया था। पर इतनी जल्दी ये देखकर मुझे झटका लगा। हालांकि मैंने खुद को ये समझाया कि ये सब आम बात है। थकान के कारण मेरा मन थोड़ी देर के लिए अशांत हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि यही बेहतर होगा अगर मैं ईयरफोन लगाकर गाने सुन लूं। इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और गाना प्ले किया। गाना तो शुरू हुआ, लेकिन न जाने क्यों वो कुछ सेकंड्स बाद ही अचानक बंद हो गया। फ़ोन की स्क्रीन भी पूरी तरह से काली हो गई थी। मैंने घबराहट में फ़ोन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि फ़ोन में आधा बैटरी बचा हुआ था। इसी बीच ट्रेन दूसरे सुरंग में जाकर दाखिल हुई और उस सुरंग के अंधेरे में मुझे अचानक एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे से मेरा नाम पुकार रहा है। मेरे नाम को इस तरह से सुनकर मेरी सांसें पल भर के लिए तेज हो गई, पर जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। हालांकि शुरुआत में मुझे ये उतनी हैरानी की बात तो नहीं लगी, क्योंकि मैंने उसे अपना भ्रम समझा था। लेकिन जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकली, मैंने फिर से उस आदमी की ओर देखा, जो कि पहले से और भी करीब आ चुका था। उसकी आंखों में हल्की चमक थी और उसकी उपस्थिति अब मुझे असहनीय लग रही थी। मैंने अपने सीट पर ही खिसकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे वही जम गए थे। इसी बीच कोच की बत्तियां एक बार फिर से झपकने लगी। मैंने अचानक महसूस किया कि चारों ओर ठंडक और भी बढ़ रही है। उसी दौरान कोई परछाई ठीक मेरे करीब से गुजरी। हालांकि वो परछाई इतनी तेज थी कि मैं उसे साफ नहीं देख पाया, पर अचानक ऐसा होने से मैं डर के मारे कांप गया था। इसीलिए कुछ गड़बड़ समझकर ट्रेन जब अगले छोटे स्टेशन पर रुकी तो मैंने मौका देखकर दरवाजे की ओर जाने की कोशिश की। लेकिन उस दौरान जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी पल भर में ही अब मेरे पास खड़ा था। इसी दौरान मैंने उसे गौर से देखा, जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो डरावना रूप मैं आज भी नहीं भूला। खास करके उस आदमी के आंखों को, जिसकी दोनों काली पुतलियां इतनी बड़ी थी कि आंखों का सफेद हिस्सा नजर में नहीं आ रहा था, और उसके ऊपर से उसका वो विकृत चेहरा, जिसमें हल्का सा अंधेरा पड़ते ही मुझे एक शैतानी हंसी दिखाई दे रहा था। उस आदमी को मेरे पास आए हुए कुछ ही पल हुए थे, पर उन पलों में ही मेरा पूरा शरीर डर के मारे सुन पड़ चुका था। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर बेजान हो चुका है। मुझे ये डर था कि मैं ट्रेन के हिचकोलों के वजह से गिर ना जाऊं। मेरे आसपास भी ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकूं, और अगर होता भी तो शायद मैं मदद नहीं मांग पाता, क्योंकि उस समय मेरा गला इतना सूख चुका था कि शायद मेरे गले से आवाज ही नहीं निकलती। उसी दौरान ट्रेन एक झटके के साथ फिर से चल पड़ी। मैं सीट पर गिर पड़ा और बेहोशी सा महसूस करने लगा। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि कोच पूरी तरह से खाली है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ हुआ वो सच था या एक डरावना सपना। आखिरकार ट्रेन जब आखिरी स्टेशन पर पहुंची तो मैं जल्दी से बाहर कूद पड़ा। बाहर स्टेशन पर कुछ लोगों को देखकर आखिर में मेरी जान में जान आई। उस रात जो कुछ भी हुआ उसने मुझे एक सवाल के साथ छोड़ दिया कि हमारी दुनिया उतनी साधारण है जितनी हम सोचते हैं, या फिर इसमें ऐसी परतें छुपी है जिनका अंदाजा हमें कभी नहीं हो सकता। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ, क्या वो घटनाएं सिर्फ मेरी दिमाग का भ्रम थी, या फिर मैं किसी ऐसी सच्चाई के करीब था जिसे हम समझ नहीं सकते। दोस्तों, ऐसे अनुभव हमें ये एहसास कराते हैं कि हमारी समझ की सीमा कितनी छोटी है। शायद ये घटनाएं हमें ये बताने के लिए होती है
कि हर चीज को तर्क और विज्ञान से समझ पाना मुमकिन नहीं है। उस रात अर्नब जी ने जो देखा और महसूस किया वो उनके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि अर्नब जी ने क्या देखा। सबसे डरावनी बात यह है कि हमारी दुनिया में ऐसी चीजें वाकई में मौजूद हो सकती है, बिना हमारे जाने, बिना हमारे समझे। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अर्नब जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।